जय हिंद साहब। स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्न चित्त, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसे ही हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट और शुभ मंगल कामना के साथ हम आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, हम विकारी शब्दों के बारे में जान रहे थे और विकारी शब्दों में आज हम जानने जा रहे हैं विशेषण के बारे में। आइए देखते हैं विशेषण। देखना, विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण के विकारक कौन कौन हैं, जब हमने सारणी बनाई थी तो इसकी भी चर्चा की थी। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा के बारे में तकरीबन सब जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक ऐसी परिभाषा जो अपने लोगों ने अपने मन में, मस्तिष्क में स्थित कर रखी है, हृदयस्थ हो रखी है। जब भी हम कक्षा में पूछें तो भैया विशेषण की परिभाषा क्या होती है, एक स्वर में आवाज़ आती है लाउडली, क्या? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं अपन ध्यान से, एकदम एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। विशेषण और एक बिंदु होता है विशेष्य। एक बिंदु है विशेषण और दूसरा बिंदु है विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता प्रकट करें उन्हें विशेषण कहते हैं, और ये जिनकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। भाई जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, कृष्ण सर्प। मैंने एक उदाहरण लिया कृष्ण सर्प। सर्प कैसा है? काला। सर्प कैसा है? काला। तो सर्प की विशेषता है वह काला है, तो यह तो क्या हो गया? विशेषण। बस छोटी छोटी सी बात है। और ये क्या हो गया? विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। समझे आप इस बात को कि वे शब्द जो विशेषता प्रकट करें उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता प्रकट करें उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण ले लिया, मैंने ले लिया श्वेत वस्त्र। हाँ जी, वस्त्र कैसे हैं? वस्त्र श्वेत है, सफ़ेद है, तो ये तो क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। और ये क्या हो गया? विशेष्य। अब यहीं इसी के साथ एक परिभाषा हम और देखते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक तो होता है उपमान और एक होता है उपमेय। उन दोनों के बारे में जानते हैं अपन। एक तो होता है उपमान और दूसरा होता है उपमेय। दोनों को हम यहाँ विशेषण विशेष्य के साथ निपटा देते हैं। ध्यान से देखना, विशेषण। विशेषण के अंत में कौन है? अण है। कौन है? अण है। और उपमान, इसके अंत में कौन है? नय। कौन है? नय। बोलना, आप वहाँ चुपचाप नहीं बैठना है। एक होता है विशेष्य, अंत में कौन है? य। कौन है? य। और एक होता है उपमेय, अंत में कौन है? य। कौन है? ये। समझ में आ गई बात? तो जो शब्द विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा हमें मालूम है, ये हमें विदित है, ये हमें ज्ञात है, ये कंठस्थ है, ये हृदयस्थ है। हम जानते हैं इस परिभाषा के बारे में कि जो विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब इस एक परिभाषा से हम 4 परिभाषाएं तैयार करें। क्या? बोला करो, कक्षा को एकदम इंटरेक्टिव बनाना है। ये नहीं आप चुपचाप बैठ करके देखते रहना। बोलो, जो विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। तो वो जिनकी विशेषता प्रकट करेंगे वो स्वतः क्या हो गए? क्या हो गए? विशेष्य। क्या हो गए? विशेष्य। अब देखना, अणय, न, य जैसी प्रकृति विशेषण की है तकरीबन वैसे ही उपमान की है। क्या? कि जो शब्द समानता प्रकट करते हैं वो उपमान है, और जिनकी समानता प्रकट की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। समानता से मतलब मैं यहाँ कहूँ, मान लीजिए किसी का मुख बहुत सुंदर है, एकदम सरल भाषा में, तीसरी कक्षा के बच्चे की तरह समझिए आप, आनंद आएगा। किसी का मुख बहुत सुंदर है, हम कहें इसका मुख तो चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समान, क्योंकि सुंदरता का सर्वश्रेष्ठ जो उपमान है, सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान जो है वो कौन है? चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा, जिसे हम बहुत सुंदर मानते हैं। अब किसी का मुख बहुत सुंदर है तो हमने उसको किसके समान बता दिया? चंद्रमा के समान। तो मुख को किसके समान बताया? चंद्रमा के समान। तो जैसे ये जो शब्द लिखा मैंने चंद्रमुख या चंद्रमुखी,
इसमें उपमान तो कौन हो गया? चंद्र। समानता किसने प्रकट की? चंद्र ने। जो प्रसिद्ध वस्तु होती है, जो प्रसिद्ध पदार्थ होता है, वो उपमान होता है। मुख सामान्य है, मुख को विशिष्ट दिखाने के लिए ही तो चंद्रमा के समान बताया गया है। तो मुख क्या हो गया? उपमेय है। क्या हो गया? उपमेय। समझ में आ गई बात आपको? क्या कि जो शब्द विशेषता प्रकट करे वो विशेषण होंगे, और जो शब्द समानता प्रकट करे वो उपमान होंगे। जिनकी विशेषता प्रकट की जाए वो विशेष्य होंगे, और जिनकी समानता प्रकट की जाए वो उपमेय होंगे। जैसे और उदाहरण अपन देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मंद गति। मंद गति जी, गति कैसी है? मंद है, धीमी है। तो गति की विशेषता किसने प्रकट की? मंद शब्द ने प्रकट की। तो ये तो क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। और गति क्या हो गया? विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। अब ऐसा ही हम एक उदाहरण और ले लेते हैं यहाँ। क्या? जैसे देखना, मैंने कहा जी कमल नयन। कमल नयन। अब नयनों को किसके समान बताया गया? कमल के समान। मेरे प्रभु की आंखें इतनी सुंदर है कि उन आंखों को किसके समान बताया जा रहा है? कमल के समान बताया जा रहा है। तो कमल क्या हो गया? उपमान। समानता किससे प्रकट की जा रही है? कमल से प्रकट की जा रही है। प्रसिद्ध क्या है? कमल। लोक प्रसिद्ध क्या है? कमल। और सामान्य क्या है? नयन। तो ये क्या हो गया? उपमेय। जो समानता प्रकट करे वो उपमान, और जिनकी समानता प्रकट की जाए वो क्या होंगे? उपमेय होंगे। एक परिभाषा से चारों परिभाषाएं। देखिए, यदि हम इनको साथ लिखें तो ये कैसे हो सकते हैं? बड़ा सरल हो सकता है। क्या? जैसे देखना, विशेषण। क्या हो गए? विशेषण। अब विशेषण के बारे में हम क्या कह सकते हैं? जो शब्द, देखना, जो शब्द विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण होते हैं। और मैं इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ, ये उपमान उपमेय का प्रश्न हम प्राय जब पूछते हैं तो विद्यार्थियों से त्रुटि हो ही जाती है। तो जो विशेषता प्रकट करे वो विशेषण, और विशेष्य स्वतः बच गया। क्या? जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता प्रकट की जाती है वो क्या होंगे? विशेष्य। क्या होंगे? विशेष्य होंगे। तो उपमान उपमेय इन दोनों के साथ अपने आप ही हो गए। विशेषण जैसा कौन होगा? उपमान। दोनों के अंत में नैन है। तो जो शब्द समानता प्रकट करते हैं वो क्या होंगे? उपमान। और जिनकी समानता प्रकट की जाती है वो क्या होंगे? उपमेय। क्या होंगे? उपमेय। एक परिभाषा से चार परिभाषाएं तैयार हुई। हो गई? बोलो, हुई ना? जैसे हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा पुराना घर। पुराना घर। और मैंने एक शब्द और लिखा, चरणारविंद। पुराना घर। घर कैसा है? पुराना है। घर कैसा है? पुराना है। तो ये तो क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। और किसकी विशेषता प्रकट की गई? घर की। तो ये हो गया विशेष्य। चरणारविंद। मेरे उत्तर लिखने से पहले आप तय कीजिए कौन उपमान है और कौन उपमेय है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो। चरणारविंद शब्द में कौन तो उपमान है, कौन उपमेय है, ये आप तय करें। बोलो, आत्मावलोकन करो। चरणारविंद में उपमान कौन है और उपमेय कौन है? अब यह त्रुटि कर देते हैं विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी मन में ये बैठा करके रखते हैं कि आगे वाला उपमान होता, पीछे वाला उपमेय होता है। लेकिन यहाँ त्रिगृधा गड़बड़ हो जाएगा। चरणारविंद, चरणों को अरविंद के समान बताया गया है। भाई चरणारविंद का संधि विच्छेद कीजिए। चरण धन अरविंद, दीर्घ संधि हुई है। चरण धन अरविंद, चरणारविंद। ठीक है, तो अरविंद के समान चरणों को बताया गया। प्रसिद्ध वस्तु क्या है? अरविंद है। तो अरविंद उपमान होगा। और समानता प्रकट की गई है चरणों की, तो चरण क्या होंगे? उपमेय होंगे। मैं आशा करता हूं इतना आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ रहे हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। लिंग वचन के कारण परिवर्तन आता है, बाकी अन्य विकारकों के कारण इसमें परिवर्तन नहीं आता। हमने सारणी जब बनाई तो इसकी हमने चर्चा की थी। अब देखना, विशेषण के भेदों की बात करें। विशेषण की जब हम भेदों की बात करें तो प्रयोग के आधार पर जब हम स्थितियां देखें
उससे पहले अपन रचना के आधार पर विशेषण के भेद देखते हैं। रचना के आधार पर विशेषण के भेद देखना, नोट्स आपको करीने से लिखे हुए PDF अपलोडेड रहेंगी। पढ़ाते समय सीक्वेंस हम आगे पीछे कई बार रखते हैं कि जो लगे जिस समय कि अब प्रवाह में ये बताना उचित है, कोई चीज़ें रिलेटेड हो जाती है तो एक बुद्धिमत्ता ढंग से, ऐसे नहीं गुरुजी उसमें पहले ये लिखा हुआ था आपने यहाँ ऐसे पढ़ा दिया, ऐसा ना करियो। हाँ ठीक है। रचना के आधार पर हम यदि विशेषणों के भेद देखें तो रचना के आधार पर मूलतः विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं? 4 ही भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 4 भेद माने जाते हैं। और यदि हम प्रयोग के आधार पर विशेषण की अवस्थाएं देखें तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 2 भेद माने जाते हैं मूलतः। और यदि हम तुलना के आधार पर देखें, अवस्था के आधार पर देखें तो विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? 3। तो मैं इस प्रयोग को आपको हल्का सा बता दूं, एक सेकेंड देखना। प्रयोग के आधार पर क्या स्थिति है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य विशेषण। कौन सा विशेषण? उद्देश्य विशेषण, ठीक है। और एक होता है विधेय विशेषण। एक तो होता उद्देश्य विशेषण और एक क्या होता है? विधेय विशेषण। पहले ही थोड़ा सा इसको देख ले। उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहा जाता है। उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहा जाता है। मतलब क्या है समझना। विशेषण क्यों आएगा? विशेषण किसी न किसी की विशेषता बताने के लिए आएगा, स्वाभाविक बात है। जिसकी विशेषता बताएगा उसे विशेष्य कहेंगे। अब मैं विशेषण विशेष्य बोलूं तो कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि विशेषण जो विशेषता प्रकट कर रहा है, विशेष्य जिसकी विशेषता प्रकट की जा रही है, ठीक है। अब देखना, यदि वो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द है जो विशेषता प्रकट कर रहा है, वो विशेष्य के या तो पहले आएगा और या बाद आएगा। 2 ही स्थितियां हो सकती है, या तो विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आएगा और या विशेषण शब्द विशेष्य के बाद आएगा। उन दोनों स्थितियों के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हम विशेषण को 2 भागों में बांट रहे हैं। बोलो, पहला भाग है उद्देश्य विशेषण, दूसरा भाग है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखना, मैंने कहा राम सुंदर बालक है। राम सुंदर बालक है, ध्यान से देखना, राम सुंदर बालक है, ठीक है। अब यहां विशेषण कौन है जी? सुंदर। समझना, यहां विशेषण कौन है? सुंदर। और विशेष्य कौन है? बालक। बालक के लिए सुंदर शब्द आया वाक्य के अनुसार, राम सुंदर बालक है, ठीक है। तो यहां विशेषण शब्द देखना, यहां विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आया है, तो हम इस विशेषण को क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण। क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण। जैसे मैंने कहा रेखा सफल अभिनेत्री है। रेखा सफल अभिनेत्री है। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण दे दिया, रेखा सफल अभिनेत्री है। अब मुझे ये बताओ, इसमें विशेषण तो कौन है? सफल। और विशेष्य कौन है? अभिनेत्री। तो यदि परिभाषा को ध्यान में रखना, क्या कि यदि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आए, यदि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आए तो वो क्या होगा? उद्देश्य विशेषण। क्या होगा? उद्देश्य विशेषण। जैसे मान लीजिए मैं और उदाहरण दूं, जैसे मैंने कहा केजरी चालाक नेता है। केजरी चालाक नेता है। तो मुझे बताओ इस वाक्य में विशेषण कौन है? इस वाक्य में विशेषण है चालाक और विशेष्य कौन है? नेता। तो परिभाषा मैंने क्या दी थी? यदि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आए तो उस विशेषण को हम क्या कह सकते हैं? उद्देश्य विशेषण। क्या कह सकते हैं? उद्देश्य विशेषण। समझ में आ गया? अब विधेय विशेषण किसे कहेंगे? आप स्वतः ही तय कर चुके होंगे किसे कहेंगे। भाई, यदि विशेषण शब्द विशेष्य के पहले आ रहा है तो वो उद्देश्य विशेषण है, और यदि विशेषण शब्द विशेष्य के बाद में आ रहा है तो वो
विधेय विशेषण है। जैसे मैं इन्हीं उदाहरणों को लिख दूं, जैसे मैंने कहा केजरी चालाक है, केजरी चालाक है, मैंने लिखा। जैसे मैंने लिखा रेखा सफल है, मैंने जानबूझ करके ये उदाहरण लिया, रेखा सफल है। अब आप तय कीजिए, एकदम पढ़ते समय व्यक्ति को एकदम इनोसेंट हो जाना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह, ऐसा नहीं लगना जो मुझे आ रहा है या मुझे नहीं आ रहा, एकदम सहज भाव से। हाँ, केजरी चालाक है, रेखा सफल है। अब मैं आपसे सीधा प्रश्न करूं कि केजरी चालाक है, इसमें विशेषण शब्द कौन है? तो आप कहेंगे गुरुदेव चालाक है, विशेषण तो चालाक है, विशेष्य कौन है? विशेष्य केजरी है। भाई केजरी की विशेषता प्रकट की गई है, रेखा सफल है, बोलो विशेषण कौन है? सफल है। और विशेष्य कौन है? रेखा है। कौन है? रेखा है। तो यहाँ विशेषण शब्द विशेष्य के बाद में आया है, तो ये क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण। क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण। समझ में आ गया? एक बार बोल दो मेरे साथ साथ, क्या कि विशेषण अपने प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। बोलो कौन कौन से भाग? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। यदि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता प्रकट कर रहा है उसके पहले आया है तो उद्देश्य होगा, और उसके बाद आया है तो विधेय होगा। उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। हाँ, ये बात और है कि आपको इन उदाहरणों को देख करके कन्फ्यूजन तो हुई होगी कि गुरुजी केजरी चालाक नेता है, तो केजरी चालाक नेता है, यहाँ भी कहीं ना कहीं बात तो केजरी की हुई है, और केजरी चालाक है, रेखा सफल अभिनेत्री हो, रेखा सफल है, इसमें क्या अंतर है? एक ही बात तो है, लेकिन एक बात नहीं है। हल्का सा ध्यान से चिंतन कीजिए। यहाँ ये चालाक शब्द नेता के लिए आया है। अब वो नेता कौन है, केजरी है या कोई और है, वो बाद का विषय है। भाई मैं यदि ये उदाहरण यहाँ लिखता, केजरी की जगह मैं कोई और नेता का नाम लिख देता, ठीक है, तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं खड़ा होता, तब आपके मन में ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। लेकिन मैंने जानबूझ करके ये लिखा ताकि आपके मन में इस प्रश्न का जन्म हो, और जन्म हो तो मैं निवारण कर पाऊं। क्या? कैसे? इसको प्रैक्टिकली समझिए। केजरी चालाक नेता है, यहां चालाक शब्द नेता के लिए आया है। अब केजरी चालाक है, इन दोनों वाक्यों में अंतर है। कैसे? यदि अर्थ को भी देखो तो बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है, छोटा नहीं बड़ा अंतर। कैसे? केजरी चालाक नेता है, यदि एक ही शख्स है दोनों तो भी अर्थांतर है। कैसे? कि केजरी का जो नेता का रोल है ना, उसमें वो चालाकी करता है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वो पति के रोल में चालाकी करता, पुत्र के रोल में चालाकी करता, शिष्य के रोल में चालाकी करता, नागरिक के रोल में चालाकी करता। नहीं, यदि हम एक ही शख्सियत की बात करें तो भी अर्थ में अंतर है। यहाँ ये यही कहा जा रहा है कि केजरी नेता के तौर पे चालाक है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है केजरी स्वभाव से ही चालाक, वो कंप्लीटली चालाक है, वो कोई भी किरदार निभाए वो चालाकी करेगा। अर्थ में बेहद अंतर आ गया। जैसे अगले उदाहरण को देख लीजिए, रेखा सफल अभिनेत्री है, रेखा अभिनेत्री के तौर पर सफल है, यह आवश्यक थोड़ी प्रेमिका के तौर पर सफल हुई नहीं हुई, अमिताभ साहब से शादी नहीं हुई जैसा हम सुनते आए हैं, ठीक है। तो रेखा अभिनेत्री के तौर पर सफल है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं? रेखा सफल है, ऑल ओवर कंप्लीटली उनके जीवन के बारे में हमने एक निर्णय दे दिया कि वो तो सफल ही है। समझे आप इस बात को? तो हालांकि ये मैंने समान नाम लिखे तो आपके मन में ये प्रश्न जन्म ले सकता है, और शायद लिया हो या नहीं लिया हो, लेकिन मैंने कह दिया, ठीक है। बाकी परिभाषा क्या कह रही है पुनः एक बार आप बोलेंगे क्या? जहां बैठे वहां बोलेंगे। हाँ, क्या? कि यदि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आए तो वो उद्देश्य होगा, और उसके बाद आए तो वो विधेय होगा। कंफर्म हो गया होगा, मन में कोई द्वंद्व नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे रचना के आधार पर विशेषण का वर्गीकरण। रचना के आधार पर 4 भेद होते हैं, उनमें जो हम पहला भेद लेते हैं वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है भैया, नाम ही से बोध हो रहा है, जो गुण की बात करेगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। किसके गुण प्रकट करेगा? संज्ञा सर्वनाम के गुण प्रकट करेगा। तो ऐसे विशेषण शब्द समझना, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं गुणवाचक कहलाते हैं। अब आप कहो गुरुजी
केवल गुण ही बताएंगे, अवगुण नहीं बताएंगे क्या? तो देखना, यहां गुण आदि कह दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब इसमें सब चीजें आ गई, गुण, दोष, रंग, अवस्था, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई विशेषता प्रकट कर रहा है गुण। यहां गुण में समस्त विशेषताओं का बोधक शब्द है गुण। यहां गुण शब्द केवल सकारात्मक विशेषताओं का बोधक ही नहीं है, यहां गुण समस्त विशेषताओं का बोधक है, यूं समझ लीजिए। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की गुण, अवस्था, रंग आदि संबंधी विशेषता प्रकट करें, अवगुण भी प्रकट करें, वो क्या होंगे? गुणवाचक। क्या होंगे? गुणवाचक। ठीक है भाई, जैसे देखना उदाहरण से समझते हैं। गुण की बात करें अपन, जैसे मैंने कहा जी राम दयालु है, राम दयालु है, तो दयालु शब्द राम का गुण है, ठीक है। और मैंने कहा जी रावण बुरा है, तो ये रावण का गुण है। अब ये बुरा गुण है वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ ये भी गुणवाचक विशेषण होगा और ये भी गुणवाचक विशेषण। कहीं आप इस भ्रम में न रह जाओ कि गुरुजी यहाँ तो गुण है लेकिन ये तो अवगुण, हम इसको गुणवाचक में क्यों करें? तो गुण शब्द यहाँ किसका द्योतक है? समस्त प्रकार की विशेषताओं का द्योतक है। कोई व्यक्ति दुष्ट है, कोई आतताई है, वो भी उसकी तो विशेषता ही है। कोई झूठ बोलता है तो उसकी तो विशेषता ही है प्रभु, समझे? तो संज्ञा और सर्वनाम की गुण आदि संबंधी जो विशेषता प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखना भैया, उदाहरण देखना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पुराना घर, तो घर कैसा है? पुराना। कैसा है? पुराना। मैंने कहा नए वस्त्र, तो वस्त्र कैसे हैं जी? नए, ये भी उनकी विशेषता है। मैंने कहा गर्म दूध, तो दूध कैसा है? गर्म है। कैसा है? गर्म है। मैंने कहा जी हरा रंग, तो रंग कैसा है? हरा, तो ये रंग की विशेषता हो गई। मैंने कहा पवित्र स्थान, तो ये स्थान की क्या हो गई? विशेषता हो गई। मैंने कहा ऊंचा वृक्ष, तो ये वृक्ष की क्या हो गई? विशेषता हो गई जी। मैंने कहा ईमानदार बालक, मैंने क्या कहा? ईमानदार बालक, तो ये बालक की क्या हो गई? विशेषता हो गई। मैंने कहा चतुर लड़की, तो ये लड़की की क्या हो गई? विशेषता हो गई। ठीक है। मैंने कहा मोटी औरत, तो ये औरत की क्या हो गई? विशेषता हो गई। क्या हो गई? विशेषता हो गई। अभी हमने कहा दयालु व्यक्ति, तो ये व्यक्ति की क्या हो गई? विशेषता हो गई। ये मैंने कहा बुरा आदमी, तो ये आदमी की क्या हो गई? विशेषता हो गई। क्या हो गई? विशेषता। तो ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं जैसे हमने कहा बूढ़ा आदमी, तो ये आदमी की क्या हो गई जी? विशेषता हो गई। तो देखो ये अवस्था का बोध करा रहा है, ये भी अवस्था का बोध करा रहा है, ये गुण की बात कर रहा है, ये अवगुण की बात कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे तमाम शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की गुण आदि संबंधी, ये रंग की बात कर रहे हैं यहाँ, आदि संबंधी विशेषता प्रकट करें, गुण आदि संबंधी विशेषता प्रकट करें, उन्हें हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ एक चीज देखना, एक प्रश्न जो मन में जन्म लेता है विद्यार्थियों के और जो बड़ा परेशान भी करता है, वो प्रश्न क्या है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा और विशेषण का निर्णय करते समय विद्यार्थियों के मन में एक द्वंद्व जन्म ले लेता है। इसके लिए हम एक बड़ी अच्छी ट्रिक देते हैं। जब हमने भाववाचक संज्ञा की चर्चा की तब भी हमने ये चर्चा की थी और आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। वो ट्रिक अपनी क्या है कि भाई सीधा सीधा जैसे हम कहें, आपको इतना ही लिखना है राम है, बीच में एक रिक्त स्थान रख दिया। ठीक है, राम रिक्त स्थान है। अब इस रिक्त स्थान में जो शब्द व्यवस्थित हो जाएगा, इस रिक्त स्थान में जो शब्द अटपटा नहीं लगेगा, इस रिक्त स्थान में जो शब्द सेट हो जाएगा, इस रिक्त स्थान में जो शब्द सुव्यवस्थित हो जाएगा, वो हमेशा विशेषण होगा। वो हमेशा क्या होगा? विशेषण होगा। अब ये सब के सब विशेषण शब्द है, वी नो अबाउट वेरी वेल, ये सब के सब विशेषण शब्द है। आइए इन विशेषणों से हम पहले संज्ञा बनाते हैं, फिर ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं कि अपना ये काम हो पा रहा है या
नहीं हो पा रहा है। देखना, बनाना, बनाना, जैसे पुराना से क्या बन सकती है? पुरातनता। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? पुरातनता। नए से नयापन या नूतनता। गर्म से गर्माहट हो सकती है। बूढ़ा से बुढ़ापा हो सकती है। अब बोलो, हाँ, चुप नहीं रहना, बोलना है। दयालु से क्या हो सकती है? दया। बुरा से क्या हो सकती है? बुराई। ऊंचा से क्या हो सकती है? ऊंचाई। पवित्र से क्या हो सकती है? पवित्रता। हरा से क्या हो सकती है? हरितिमा या हरियाली भी हो सकती है, ये हरितिमा। ठीक है। ईमानदार से क्या हो सकती है? ईमानदारी। चतुर से क्या हो सकती है? चतुराई। और मोटी से क्या हो सकती है? मोटापा। ठीक है, ये मैंने सब संज्ञाएं लिख दी। हरा से हरितिमा ज्यादा उचित प्रतीत होती है। ठीक है जी, ये सब कुछ हो गया। अब इनको रख करके देखें, राम यहाँ एक विशेष्य का बोधक है। राम की जगह हम घर, वस्त्र, दूध, व्यक्ति, ये सब कुछ प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन आप इसी को लेकर के भी देखेंगे तो एकदम छोटे बच्चों की तरह मैं बता रहा हूँ, आपका उत्तर हमेशा सही आएगा। और इसमें विद्यार्थियों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। जब वो पुस्तकें देखते हैं तो इस बात पे 7-7, 8-8 पन्ने भरे होते हैं। वो ता हटा देना, वो आई हटा देना, वो फलाना कर देना, वो ढीकड़ा कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है जी। कंसेप्ट तो हमें पता ही है, और बाद में हमें बाधा आएगी तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। बोल करके देखो, राम पुरातनता है, राम पुराना है। मैं दोनों वाक्य बोल रहा हूँ, आप उनमें से जो व्यवस्थित लगे उसको चिन्हित करना और बोलना वहाँ कक्षा के साथ, ताकि ये लगे कि आप पढ़ रहे हो, यार क्या बात करते हो। बोलो, घर पुरातनता है और घर पुराना है। कौन सा शब्द व्यवस्थित होगा? घर पुराना है, पुरातनता नहीं अच्छा लग रहा। वस्त्र नूतनता है, वस्त्र नए हैं। बोलो, नए हैं। दूध गर्माहट है, दूध गर्म है, गर्म है। राम दयालु है, राम दया है, राम दयालु है। व्यक्ति दयालु है, व्यक्ति दया है, व्यक्ति दयालु है। रंग हरियाली है, रंग हरा है, रंग हरा है? स्थान पवित्रता है, स्थान पवित्र है। जी, स्थान पवित्र है। वृक्ष ऊंचाई है, वृक्ष ऊंचा है। जी हाँ, वृक्ष ऊंचा है। आदमी बुरा है, आदमी बुराई है। बोलो, आदमी बुरा है। बुराई शब्द व्यवस्थित नहीं लग रहा है इसमें। बालक ईमानदार है, बालक ईमानदारी है, बालक ईमानदार है। लड़की चतुराई है, लड़की चतुर है, लड़की चतुर है। औरत मोटी है, औरत मोटापा है, औरत मोटी है। तो ये येलो सर्किल में जो बंधा है वो सब के सब विशेषण हैं, और उनके बाहर जो थी वो भाववाचक संज्ञाएं थी। हालांकि हमने अभी अभी इनको लिखा है तो हमें पता भी है कौन संज्ञा है कौन विशेषण है, लेकिन मान लीजिए ये मिक्स हो गया और हमने ये ट्रिक अप्लाई कर दी तो कोई उत्तर गलत आएगा क्या? नहीं आएगा, कोई उत्तर गलत नहीं आएगा। समझ गए? तो इस ट्रिक से आप पहचान कर सकते हैं, आपको कोई त्रुटि नहीं आएगी। तो हम क्या देख रहे थे? गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषताएं प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। यदि मैं गुणवाचक विशेषण की अवस्थाओं की बात करूं प्रयोग के आधार पर, तो इस गुणवाचक विशेषण की प्रभु 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। मैं यही बता देता हूं। अलग से भी पढ़ा जा सकता है कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं कि इसकी 3 अवस्थाएं होती। इन अवस्थाओं से मेरा तात्पर्य क्या है? देखो, विशेषण जब भी आएगा तो किसी न किसी की विशेषता प्रकट करने के लिए आएगा। तो किसी न किसी की विशेषता प्रकट करेगा तो किसी न किसी के साथ तुलना भी हो ही जाती है। भाई हम एक को विशेष बताते हैं तो बाकी तो सामान्य हो गए ना, तो एक तुलना भी हो ही जाती है। तो उस स्थिति में भाई हमने कहा राम सुंदर है, एक तो हमने ये कहा राम सुंदर है, एक नॉर्मली हमने राम की विशेषता प्रकट की बिना किसी के साथ कंपैरिजन किए हुए। दूसरा हम बोले राम श्याम से सुंदर है, तो श्याम के साथ तुलना हो गई। ठीक है, अब राम श्याम से सुंदर है तो जरूरी थोड़ी है राम मोहन से सुंदर है, नहीं, श्याम से सुंदर है, हमने केवल इतना ही कहा। एक हम कहें राम सबसे सुंदर है, सबके साथ तुलना कर दी। इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। एक अवस्था होती है जिसे हम मूल अवस्था या साधारण अवस्था कहते हैं। एक अवस्था होती है उसे हम उत्तर अवस्था कहते हैं,
और एक अवस्था जो होती है उसे हम उत्तम अवस्था कहते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, किसी परिभाषा पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं, बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्या कि विशेषण शब्द जब किसी एक की विशेषता प्रकट करे तो कौन सी अवस्था होगी? मूलावस्था। बिना किसी से कंपैरिजन का भाव रखे, बिना किसी से तुलना का भाव रखे, जब केवल एक के साथ एक की विशेषता प्रकट करे तो मूलावस्था, और एक के साथ तुलना करें, एक के साथ कंपैरिजन करें तो उत्तर अवस्था, और अनेक के साथ कंपैरिजन करें तो कौन सी अवस्था? उत्तम अवस्था। जैसे हम अभी अभी उदाहरण बोल रहे थे, राम सुंदर है, राम सुंदर है, ये हमने अभी अभी बोला, राम सुंदर है। तो यहाँ जो सुंदर विशेषण है, यहाँ कौन सी अवस्था हुई उसकी? मूलावस्था। एक हमने बोला राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है, तो यहाँ भी सुंदर विशेषण है, राम की विशेषता प्रकट कर रहा है, लेकिन श्याम के साथ तुलना करके विशेषता प्रकट कर रहा है, तो कौन सी अवस्था? उत्तर अवस्था। और एक हमने लिखा राम सबसे सुंदर है, लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, लोकाभिरामम, पूरे संसार को सुंदर लगता है, राम सबसे सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ सबके साथ तुलना कर दी गई, तो यहाँ इस सुंदर शब्द की कौन सी अवस्था है? उत्तम अवस्था। भाई इन तीनों वाक्यों में बड़े आसानी से कंसेप्ट को देखिए, उदाहरण हजारों हो सकते हैं, कंसेप्ट देखिए कि सुंदर शब्द विशेषण है, सुंदर शब्द विशेषण है, तीनों ही वाक्यों में ये सुंदर राम की विशेषता प्रकट कर रहा है। भाई इन तीनों वाक्यों में सुंदर विशेषण है और राम विशेष्य है, लेकिन इस प्रथम वाक्य में यह विशेषण केवल विशेष्य की विशेषता प्रकट कर रहा है, लेकिन किसी के साथ तुलना नहीं कर रहा। यहाँ भी ये सुंदर शब्द राम की विशेषता प्रकट कर रहा है, लेकिन एक के साथ तुलना कर रहा है। यहाँ भी सुंदर शब्द राम की विशेषता प्रकट कर रहा है, लेकिन अनेक के साथ तुलना कर रहा है। समझ में आ गई बात? अब थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि गुणवाचक विशेषण का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सकारात्मक विशेषताएं प्रकट करे, नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे भाई हमने कहा क्या कहा? जैसे हमने कहा राहुल पागल है, राहुल पागल है, ठीक है। जैसे तो ये पागल शब्द जो है इस बच्चे की विशेषता प्रकट कर रहा है, ठीक है। अब हमने यहां कह दिया राहुल, कोई भी नाम लिख दीजिए, मोहित से पागल है, अरे भाई किसी का नाम हो, कोई पढ़ रहा हो, वो विद्यार्थी सामने राहुल पढ़ रहा हो, मोहित पढ़ रहा हो कि गुरुजी हमें पागल क्यों कह रहे हो, मैं नाम चेंज कर देता हूँ कोई कहेगा कि गुरुजी आप हमें पागल क्यों कह रहे हो, अरे ये नाम तो प्रचलन के नाम है, अलग से नाम लेते हैं। जैसे हमने कहा रावण पागल है, ऐसे उदाहरण ले लेते हैं, रावण पागल है जी, रावण पागल है, तो पागल शब्द विशेषता प्रकट कर रहा है रावण की, तो ये कौन सी अवस्था होगी? मूल अवस्था। अब मैं कहूँ रावण कंस से पागल है जी, रावण कंस से पागल है, तो यहाँ भी पागल शब्द रावण की विशेषता प्रकट कर रहा है, लेकिन एक के साथ तुलना हो रही है, तो यहाँ पागल की कौन सी अवस्था है? उत्तर अवस्था। भाई पागल की अवस्था मतलब पागल विशेषण ही तो है, और विशेषण की यहाँ कौन सी अवस्था? उत्तर अवस्था। और यहाँ हमने लिख दिया रावण सबसे पागल है, रावण सबसे पागल है, तो यहाँ पागल की कौन सी अवस्था हुई? उत्तम अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई? उत्तम अवस्था। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? अब देखना, ये तो वाक्य में प्रयोग है विशेषण का, और विशेषण का वाक्य में प्रयोग होने पर तो आप आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन ध्यान देना, यदि विशेषण की मूलावस्था में उसमें किसी भी प्रकार का प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता, लेकिन विशेषण को उत्तरावस्था में दर्शाने के लिए उसके साथ तरप प्रत्यय का योग होता, तरप का, और उत्तमावस्था बनाने के लिए तमप प्रत्यय का योग होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यही सुंदर शब्द है, सुंदर, तो ये मूलावस्था है, सुंदरतर ये उत्तरावस्था है, सुंदरतम ये उत्तमावस्था है। जैसे पटु, पटु मानी होता चालाक, मूलावस्था, पटुतर उत्तरावस्था, पर पटुतम उत्तमावस्था, ठीक है। तकरीबन ये तत्सम शब्दावली के साथ ही तरफ तम प्रत्यय जुड़ेंगे, संस्कृत के प्रत्यय हैं। तो
उत्तरावस्था बनाने के लिए तरप प्रत्यय जोड़ा जाता है और उत्तमावस्था बनाने के लिए तमप प्रत्यय जोड़ा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने आज देखा कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, विशेषण जिनकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। बोलना एक बार जरा साथ साथ। विशेषण एक विकारी शब्द है, लिंग वचन के कारण इसमें परिवर्तन आता है। रचन प्रयोग के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं। यदि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आए तो उद्देश्य विशेषण, बाद आए तो विधेय विशेषण। रचना के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांट करके हम पढ़ सकते हैं। पहला भाग है, पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की गुण आदि संबंधी विशेषता प्रकट करें, आदि जोड़ दिया है मैंने, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 3 अवस्थाएं होती है। यदि विशेषण ए विशेष्य की विशेषता प्रकट कर रहा है बिना किसी तुलना के, मूलावस्था एक के साथ तुलना कर रहे हो, उत्तरावस्था अनेक के साथ तुलना कर रहे हो, उत्तमावस्था। यहां तक हमने पढ़ा, ठीक है। और तरप प्रत्यय जोड़ा जाता है उत्तरावस्था बनाने के लिए और तमप प्रत्यय जोड़ा जाता है उत्तमावस्था बनाने के लिए। लेकिन यहां एक बात का ध्यान और रखना, कई बार आप एक वाक्य देखते होंगे जैसे राम श्रेष्ठतम बालक है, ऐसे कुछ वाक्य आ जाते हैं तो श्रेष्ठतम विशेषण की उत्तम अवस्था हो गई, लेकिन ये गलत है। श्रेष्ठतम शब्द नहीं होता है, यह अशुद्ध शब्द है, इसलिए कई बार इससे प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान दीजिए यह अशुद्ध क्यों है। अब हिंदी में अमूमन बाद में डायरेक्टली कह दिया जाता, आपको याद रख लेना भैया, श्रेष्ठतम शब्द अशुद्ध है, श्रेष्ठ शब्द विशेषण की उत्तम अवस्था का नाम है। लेकिन क्यों है, विद्यार्थी के मन में एक जिज्ञासा जन्म लेती, क्यों है वो जिज्ञासा मैं शांत करूं। देखो, उत्तरावस्था बनाने के लिए हम जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो तरप प्रत्यय है, और उत्तमावस्था बनाने के लिए हम जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो तमप प्रत्यय है। इतना तो हम सबने सुन रखा है, लेकिन इसके आगे एक बात और है जो प्राय नहीं जानते, वो ये है कि उत्तरावस्था बनाने के लिए संस्कृत में एक प्रत्यय और काम में लिया जाता है, संस्कृत भाषा में यशून प्रत्यय, और उत्तमावस्था बनाने के लिए भी एक प्रत्यय और काम में लिया जाता है जिसको कहते हैं इष्ठन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इष्ठन प्रत्यय। अब सुनना बात, कंसेप्ट की बात हो जब, कि मूल शब्द है श्री, श्री माने ऐश्वर्य, ठीक है। अब इस श्री शब्द में इष्ठन प्रत्यय जुड़ा, श्री शब्द में इष्ठन प्रत्यय जुड़ा तो कौन सा शब्द बना? श्रेष्ठ। श्री शब्द में इष्ठन प्रत्यय जुड़ा तो क्या शब्द बना? श्रेष्ठ। अब मुझे आप बताएंगे इष्ठन प्रत्यय कौन सी अवस्था बनाने के लिए आता है? उत्तम अवस्था बनाने के लिए आता है। तो श्रेष्ठ शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था हो गई जी? उत्तमावस्था हो गई। यदि श्रेष्ठ उत्तम अवस्था है तो अब तमप जोड़ने का औचित्य है क्या? नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ शब्द तो पहले से ही विशेषण की उत्तम अवस्था में है। समझ में आ गया? और तरप तो जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि श्रेष्ठ तो पहले से क्या बन गया है? उत्तम। तो यदि जो सबसे ही अच्छा हो, हमेशा उसी के साथ श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग होते ही सबके साथ कंपैरिजन स्वतः हो जाता है, क्योंकि श्रेष्ठ शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तम अवस्था। तो वाक्य शुद्धि में जब हम ऐसे वाक्य देखते हैं कि ताजमहल स्थापत्य कला की श्रेष्ठतम कृति है, गलत वाक्य। ताजमहल स्थापत्य कला की श्रेष्ठ कृति है, क्योंकि श्रेष्ठ कहते ही स्वतः ये भाव प्रकट हो गया कि वो सबसे उत्तम है। समझ में आ गई बात? हाँ, सर्वश्रेष्ठ शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं, सभी में श्रेष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण, अपन इसको सर्वश्रेष्ठ, सभी में श्रेष्ठ, ठीक है। और यदि विशेषण की तरह इसका प्रयोग हो तो कर्मधारी जा सकता है। लेकिन यहां ध्यान रखना, श्रेष्ठतम शब्द अशुद्ध होता है, श्रेष्ठ शब्द विशेषण की उत्तमावस्था होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? काफी लंबा समय हो गया है, आप ज्यादा थक न जाओ तो समझ आ गया होगा। पढ़ते रहो जी, एकदम मनोयोग पूर्वक पढ़ते रहो, और कक्षा में साथ साथ बोला करो। आप जहां बैठे हो वहां ऐसे चुपचाप मत रहा करो, ऊर्जा के साथ बोला करो। खैर, विश्राम दूं?
जो विशेषता प्रकट करे वो विशेषण, जिनकी विशेषता प्रकट करे वो विशेष्य, जो समानता प्रकट करे वो उपमान, जिनकी समानता प्रकट करे वो उपमेय। विशेषण विकारी है, लिंग वचन के कारण परिवर्तन आता है, प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं। यदि विशेषण विशेष्य से पहले आए तो उद्देश्य, बाद आए तो विधेय। उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। रचना के आधार पर चार, पहला गुणवाचक, संज्ञा सर्वनाम की गुण आदि संबंधी जो विशेषता प्रकट करे, गुण दोष रंग धर्म आदि, ठीक है, वो गुणवाचक होंगे। अब गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा साथ आ जाए तो उसकी पहचान का हमने तोड़ निकाला सीधा, और आगे हमने देखा कि इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। यदि एक की विशेषता प्रकट करे मूलावस्था, एक के साथ तुलना करे उत्तरावस्था, अनेक के साथ तुलना करे उत्तमावस्था। इसी के साथ आज की कक्षा को हम विश्राम देते हैं। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न चित्त रहें। ओके, जय हिंद।